पैराडॉक्स ऑफ द थ्रिफ्ट। सोचिए, आपको बचपन से सिखाया गया है पैसे बचाना समझदारी है। हर कोई कहता है बचत करो, भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन अब जरा कल्पना कीजिए, अगर सभी लोग एक साथ बहुत ज्यादा बचत करने लगें तो क्या होगा? हैरानी की बात यह है, ऐसे हालात में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। इसी विरोधाभास को कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। व्यक्तिगत तौर पर बचत फायदेमंद है, लेकिन सामूहिक रूप से यही बचत डिमांड को गिरा सकती है और एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ फिसल सकती है। अब एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। एक कस्बा है जहां सभी लोग एक साथ तय कर लेते हैं, अब से हम खर्च कम करेंगे और ज्यादा बचत करेंगे। शुरुआत में तो यह फैसला बिल्कुल समझदारी भरा लगता है, लोगों के पास अपना सुरक्षा कवच होगा। लेकिन धीरे धीरे दुकानों, रेस्टोरेंट्स और सर्विसेज पर ग्राहक कम होने लगते हैं, बिजनेस डाउन होते हैं, नौकरियां कटती हैं और इनकम कम होने से लोग और भी कम खर्च करने लगते हैं। इस तरह एक चक्र शुरू हो जाता है जो पूरे कस्बे की आर्थिक गति को थाम देता है। इस विचार को सबसे पहले बताया था ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स ने ग्रेट डिप्रेशन के समय। उनका कहना था, मंदी के द्वार में लोग डर के कारण बचत की ओर भागते हैं, लेकिन ऐसे समय में जरूरत होती है खर्च की, ताकि डिमांड बढ़े और बिजनेस दोबारा रफ्तार पकड़े। लेकिन ध्यान रखिए, यह पैराडॉक्स हर समय लागू नहीं होता। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तब बचत फायदेमंद होती है, क्योंकि बैंक में जमा धन आगे चलकर निवेश बन सकता है। दिक्कत तब आती है जब पहले से ही सुस्त अर्थव्यवस्था में हर कोई एक साथ खर्च रोक देता है। इसे कहते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। जो एक व्यक्ति के लिए सही है वो सभी के लिए मिलकर नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए कई बार सरकारें मंदी के समय बड़े खर्च करती हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या सब्सिडी, ताकि बाजार में पैसा घूमता रहे और निजी बचत के कारण जो खर्च की कमी हो उसे सरकार भर पाए। इस पैराडॉक्स में एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब अनिश्चितता होती है, लोग डर के मारे बचत बढ़ा देते हैं और यही डर डिमांड गिराता है, उत्पादन घटाता है, बेरोजगारी बढ़ाता है और फिर डर और गहरा हो जाता है। ये बन जाती है एक स्वपूर्ण पूर्वानुमान। तो सीख क्या है? पहली बात, व्यक्ति और समुदाय में फर्क होता है। एक के लिए समझदारी सबके लिए नुकसान बन सकती है। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। हमारे फैसले दूसरों पर असर डालते हैं और उनके हमारे ऊपर। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट हमें यह सिखाता है, अर्थव्यवस्था सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं, बल्कि मानव व्यवहारों और सामूहिक निर्णयों का परिणाम है। कभी कभी सबसे समझदार दिखने वाला निर्णय, जैसे बचत, भी सामूहिक रूप से उल्टा असर डाल सकता है। यही है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, एक चुपचाप चलने वाला विरोधाभास जो बताता है कि समझदारी भी वक्त देखकर होनी चाहिए। हेडनिज्म पैराडॉक्स। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जितना ज्यादा आप खुश रहने की कोशिश करते हैं, खुशियां उतनी ही दूर क्यों भागती हैं? यही है हेडोनिज्म पैराडॉक्स, एक ऐसा विचार जो कहता है कि अगर आपकी जिंदगी का एकमात्र मकसद सुख पाना ही बन जाए, तो वही सुख हाथ से फिसलने लगता है। सुखवाद यानी हेडोनिज्म, यह सोच कहती है कि आनंद ही जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। और पहली नजर में यह बात सही भी लगती है। आखिर कौन नहीं चाहता कि वो हमेशा खुश रहे? मगर दिक्कत तब शुरू होती है जब हम हर वक्त खुद से पूछते रहते हैं, क्या मैं खुश हूं? क्या मैं इससे और ज्यादा मजा ले सकता हूं? इसी कोशिश में हम असली आनंद से दूर हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी सोचिए। आप एक पार्टी में जा रहे हैं और तय कर लेते हैं, आज तो मुझे जबरदस्त मजा आना चाहिए। आप ड्रेस चुनते हैं, म्यूजिक सोचते हैं, खाना, माहौल, सब कुछ प्लान करते हैं। लेकिन जैसे ही पार्टी शुरू होती है, आप हर पल खुद को जांचने लगते हैं, क्या मैं एंजॉय कर रहा हूं? क्या ये लोग मुझसे ज्यादा खुश हैं? और यही अति जागरूकता आपके आनंद को कम कर देती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, खुशियां तब आती हैं जब आप खुद को किसी गतिविधि में पूरी तरह डुबो देते हैं, बिना इस सोच के कि मुझे खुश होना है। असल में खुशी अक्सर एक बाय प्रोडक्ट होती है, सीधे लक्ष्य नहीं। विक्टर फ्रैंकल कहते थे, खुशी का पीछा मत करो, उसे आने दो।
जब आप किसी सार्थक काम में लीन होते हैं तो वही आनंद खुद ब खुद फलता है। पर अगर आप हर वक्त सिर्फ खुश रहने की गणना में लगे रहेंगे तो मिलेगी सिर्फ बेचैनी। क्योंकि जैसे ही आप आनंद को पकड़ना चाहते हैं, आपकी चेतना उसकी माप तौल में लग जाती है और इस गणना में खुशी कहीं खो जाती है। लेकिन ये पैराडॉक्स ये नहीं कहता कि सुख बुरा है, बस ये बताता है कि अगर आप हर वक्त खुद पर ही नजरें गड़ाए रखेंगे तो सुख आपसे बच निकलेगा। सोचिए, जीवन सिर्फ मीठा पाने की दौड़ नहीं है, कभी कभी खट्टा तीखा भी जरूरी होता है। हर भावना जरूरी है, तभी अनुभव पूरा होता है। इस पैराडॉक्स की सबसे बड़ी सीख है, जिंदगी में सुखी होना अच्छा है, पर हर वक्त उसी पर फोकस करना आपकी स्वतंत्रता छीन लेता है। सोशल मीडिया भी इस भ्रम को बढ़ाता है, जहां हर कोई दिखाता है कि वो कितना खुश है, कितनी शानदार जिंदगी जी रहा है, और आप सोचते हैं, क्या मैं कम खुश हूं? लेकिन याद रखिए, हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं। हर मुस्कुराहट के पीछे कोई कहानी होती है। हेडनिज्म पैराडॉक्स कहता है, खुशी अक्सर उन पलों में मिलती है जहां आप कुछ सार्थक कर रहे होते हैं, न कि तब जब आप हर वक्त उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। रिसर्च बताती है, जो लोग इंट्रिंसिक गोल्स पर ध्यान देते हैं, जैसे रिश्ते, रचनात्मकता, विकास, वे ज्यादा संतुष्ट रहते हैं, जबकि जो लोग सिर्फ पैसा, शोहरत या इमेज बनाने में लगे रहते हैं, वो अक्सर अधूरे रह जाते हैं। और सबसे अहम बात, दुख भी जरूरी होता है। वो आपको परिपक्व बनाता है, दूसरों के लिए करुणा जगाता है। इसलिए खुशी की तलाश करो, मगर उसे जबरदस्ती थामने की कोशिश मत करो। जब आप किसी रिश्ते, काम या जुनून में डूब जाते हैं तो वही असली आनंद आता है। और जब आप खुद से ये पूछना बंद कर देते हैं, क्या मैं खुश हूं, तभी असली खुशी आपके पास आने लगती है। सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? आप एक रेस्टोरेंट में गए, भूख लगी थी, कुछ अच्छा खाने की उम्मीद थी, लेकिन ऑर्डर गड़बड़ हो गया। प्लेट में वही नहीं था जो आपने मांगा था। अब सोचिए, ये एक खराब अनुभव बन सकता था, लेकिन तभी वेटर माफी मांगता है, तुरंत सही डिश परोसी जाती है, साथ में एक मीठा डेजर्ट, बिल्कुल मुफ्त, और जाते जाते एक डिस्काउंट कूपन भी थमा दिया जाता है। अब जरा सोचिए, क्या आप नाराज होकर निकलते हैं? नहीं, बल्कि आप पहले से ज्यादा खुश होकर वहां से जाते हैं, और उस रेस्टोरेंट पर भरोसा और भी गहरा हो जाता है। इसी को कहते हैं सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स। एक अजीब सा विरोधाभास, जहां किसी गलती को बेहद अच्छे तरीके से संभालना ग्राहक को पहले से भी ज्यादा वफादार बना देता है। मतलब, सिर्फ गलती से बचना ही काफी नहीं, अगर कोई गलती हो भी जाए और उसे तुरंत दिल से और उम्मीद से बेहतर तरीके से ठीक किया जाए, तो ग्राहक का भरोसा और बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उस सुधार का अनुभव खुद एक पॉजिटिव मेमोरी बन जाता है। जैसे किसी होटल में आपने रूम बुक किया, लेकिन चेक इन पर रूम तैयार नहीं था। आप नाराज थे। तभी होटल मैनेजर माफी मांगता है, आपको बेहतर कमरा देता है, रूम सर्विस फ्री में जोड़ देता है और आगे की यात्रा का हर पल आसान बना देता है। अब आप सोचते हैं, वाह, इतनी परवाह तो शायद गलती ना होती तो नहीं होती। ये सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स वहीं काम करता है जहां 1. गलती कभी कभार हो, 2. सुधार तुरंत और उम्मीद से बेहतर हो, 3. ब्रांड पहले से थोड़ा भरोसेमंद हो। लेकिन ध्यान रहे, बार बार गलतियां होनी शुरू हो तो यह जादू टूट जाता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, जब ग्राहक को लगे कि उसकी परवाह नहीं की गई तो उसका गुस्सा और नाराजगी दोगुनी हो जाती है। पर जब उसे लगे कि उसे सुना गया और ईमानदारी से संभाला गया, तो वह अनुभव यादगार बन जाता है। और यह सबक सिर्फ बिजनेस में नहीं, रिश्तों में भी काम करता है। ऑफिस में, घर में, दोस्ती में छोटी गलतियां अगर समय पर और सच्चे मन से सुधारी जाएं, तो रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आप जानबूझकर गलती करें, क्योंकि हर गलती माफ नहीं होती। आखिर में सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स हमें सिखाता है, गलतियां हों तो उन्हें छुपाओ नहीं, उन्हें एक मौका बनाओ। सही तरीके से संभालो तो ग्राहक यही कहेगा, ये लोग सच में ध्यान रखते हैं। और कभी कभी यही भरोसा उस अनुभव से भी बेहतर साबित होता है जिसमें कोई गलती कभी हुई ही ना हो। लॉटरी पैराडॉक्स। क्या आपने कभी लॉटरी का टिकट खरीदा है? सोचिए, एक विशाल लॉटरी
करोड़ों का इनाम, लेकिन जीतने की संभावना 1 करोड़ में सिर्फ एक। आंकड़े साफ कहते हैं आप शायद ही जीतेंगे, फिर भी आपके दिल में एक छोटी सी उम्मीद होती है, क्या पता शायद इस बार मेरा ही नंबर लग जाए। और हैरानी की बात यह है, ये उम्मीद आपको बेवकूफी नहीं लगती, बल्कि एक तरह से तर्क संगत महसूस होती है। क्यों? क्योंकि कोई तो जीतेगा ही ना, तो वो मैं क्यों नहीं। इसी को कहते हैं लॉटरी पैराडॉक्स, एक ऐसा विरोधाभास जहां व्यक्तिगत विश्वास और सांख्यिकीय सच्चाई आमने सामने खड़े हो जाते हैं। हर टिकट धारक को लगता है कि जीतने का चांस है, जबकि वास्तविकता यह है कि लगभग सभी हारेंगे। अब सोचिए, लाखों लोग टिकट लेते हैं, हर कोई सोचता है मुझे जीतना चाहिए, लेकिन जीतता है सिर्फ एक। तो क्या बाकी सब गलत हैं? क्या उनकी आशा निरर्थक है? यह सवाल केवल गणित या तर्क का नहीं, बल्कि दर्शन और ज्ञान मीमांसा का भी है। क्या तब भी किसी चीज पर यकीन करना सही है जब उसके होने की संभावना लगभग ना के बराबर हो? या फिर हमें अपने विश्वास को भी संभाव्यता के तराजू पर तौलना चाहिए? कुछ लोग इसे ऑप्टिमिज्म बायस कहते हैं। हम इंसानों को यह आदत होती है कि हम अपने पक्ष में संभावनाओं को जरूरत से ज्यादा सकारात्मक मान लेते हैं, खासकर तब जब जीतने का चांस बहुत ही कम हो। फिर भी यह भरोसा अजीब नहीं लगता, क्योंकि अंत में कोई तो जीतता है। और जब हम किसी को जीतते हुए देखते हैं तो हमें लगता है अगर वो जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं। यही वजह है कि लोग बार बार टिकट खरीदते हैं। गणित कहता है लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होगा, लेकिन भावनाएं कहती हैं शायद अगली बार मैं ही जीतूं। लॉटरी पैराडॉक्स एक गहरा सवाल उठाता है, क्या हम समूह के तर्क को माने या व्यक्तिगत आशा को? समूह स्तर पर कहना सही होगा, 99.999% लोग हारेंगे, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर हर कोई सोचता है मेरा टिकट ही क्यों ना निकले। इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, बस ये दिखाता है कि व्यक्ति की उम्मीद और गणितीय सच अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं, और शायद यहीं से यह पैराडॉक्स जन्म लेता है। आखिर में लॉटरी पैराडॉक्स हमें यह सिखाता है कि इंसान की भावनाएं और तर्क शक्ति हमेशा एक दिशा में नहीं चलते। संभावना कम हो तो भी सपना बड़ा लग सकता है, और शायद इसीलिए हम इंसान हैं। अगर इन कहानियों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी और भी ज्यादा गहराई लेकर आएगी।